So today we are going to start our first chapter for class 12 accountancy, that is fundamentals. देखो क्लास 12 में ISC सिलेबस में हमारा जो पार्ट ए बुक है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. वन इज़ द पार्टनरशिप अकाउंट, द अदर वन इज़ द कंपनीज अकाउंट. तो जब आप पार्टनरशिप अकाउंट की बात करते हैं तो पार्टनरशिप अकाउंट में आपको क्या क्या सीखना है. फर्स्ट फंडामेंटल्स जो मैं आज आपको सिखाऊंगा. सेकंड आपको सीखना है एडमिशन ऑफ पार्टनर. थर्ड पार्ट जो आपको सीखना है दैट इज़ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. एंड लास्टली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो बेसिकली पार्टनरशिप अकाउंटिंग को अगर आप ध्यान दें तो आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग में स्टार्टिंग से क्या क्या सीख रहे हैं. पार्टनरशिप का थीम क्या था कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक साथ अपने कैपिटल, अपने स्किल, अपनी एबिलिटी को इकट्ठा करते हैं, बिजनेस करते हैं और उसमें ट्राई करते हैं एक एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो बेसिक फंडा जो हमारा पार्टनरशिप अकाउंटेंसी में ये है कि आपको इस बार थियोरी नहीं और आपको सीखना है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. कैसे फंडामेंटल्स में आप ये सीखेंगे कि कैसे पार्टनरशिप अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होती है, क्या चीज़ सीखना है इसके अंदर. कैसे एक पार्टनर जब एडमिट होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, जब रिटायरमेंट और डेथ होता है पार्टनर का तब क्या चेंज होता है, और जब फर्म डिसॉल्व हो जाता है, बिजनेस ख़त्म हो जाता है, तब कैसे अकाउंटिंग करते हैं. तो फंडामेंटल्स में जाने से पहले मैं दो बातों पे आपको फोकस लेकर आऊँगा. फर्स्ट इज़ द डेफिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. ये एज ए स्टूडेंट आप दो बार पढ़ चुके हैं. वन इन क्लास 9 जो कॉमर्स लिए होंगे क्लास 9 में, दैट इज़ कमर्शियल स्टडीज़, और दूसरा है क्लास 11 में. एंड सेकेंड इज़ डिड. जब मैं पार्टनरशिप डिड की बात करता हूँ क्लास 11 पे इस पर आपने प्रोजेक्ट भी बनाया है. देखो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की जब बात करूँ तो आपको सबको पता है टू और मोर पर्सन. जब दो या दो से ज़्यादा लोग, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं किसी भी पार्टनरशिप के लिए कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं इन केस ऑफ अदर बिजनेस, और बैंकिंग हो तो 10 होते हैं. ये सब थियोरेटिकल पार्ट है जो आप पढ़े हैं. तो पार्टनरशिप में आपको क्या पढ़ना है. पार्टनरशिप में डेफिनेशन तो सर याद है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब अपना कैपिटल, अपनी एबिलिटी, अपने स्किल को एक साथ लेकर आते हैं और एक अग्रीड रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करते हैं. लेकिन जब ये बात होती है अग्रीड रेशियो, कैसे ये रेशियो डिसाइड हो गया, क्या बेस रहा होगा, क्या आधार रहा होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो प्ले करता है पार्टनरशिप डिड. और मुझे याद है और आप लोगों को भी याद होगा जब आप थियोरी पढ़ते हैं तो इस चीज़ को बड़ा निगलेक्ट कर देते हैं हम लोग. अरे डिड है 5-7 पॉइंट पढ़ लेना. क्या पढ़ लेना सर, बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस में पार्टनर्स के नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कौन कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है. लेकिन डिड ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके इस फंडामेंटल चैप्टर में. देखिए मैं आपको बताता हूँ डिड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. सबसे पहले कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन यहीं से बात होती है, ठीक है. सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस का अग्रीड रेशियो क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, ये बात होती है. थर्ड, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो उसको हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे. अगर कोई पार्टनर ऐसा है जिसमें सेलिंग एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी इतनी खास है जो हमारे कंपनी के सेल को बढ़ा दे, तो उस पर्सन को हम क्या देंगे, कमीशंस देंगे. क्लियर है. कुछ पैसे हम लोग रिजर्व्स में भी डालते हैं, तो कितने रिजर्व्स में रहेंगे, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का नेचर क्या है, फर्म को, आई शुड से कंपनी नहीं, फर्म का नेचर क्या है, फर्म का बिजनेस प्राइम बिजनेस प्लेस क्या है. तो ये सब बातें डिड में लिखी रहती थी. तो डिड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल्स, जब मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ फंडामेंटल्स, तो इस फंडामेंटल्स में आपको क्या क्या बनाना सीखना है ये सिखाते हैं. सबसे पहले आपको यहाँ सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एज अ स्टूडेंट आपको सीखना है हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यू हैव टू नो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्टली पार्टनर्स करेंट अकाउंट. इसमें लोन अकाउंट भी कभी कभी आपको बनाने देता है, तो वो जब सम कराऊंगा मैं तब उसमें आपको समझाऊंगा कैसे करेंट लोन अकाउंट बनाया जाता है.
अब एज ए स्टूडेंट जब आप नए नए आते हैं और पहली बार जब आप सुनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो काफ़ी लोगों का इसका कन्फ्यूजन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आपने कई बार सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि क्लास 11 में आपने एक चैप्टर सीखा था फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट जब भी कोई बच्चा सीखता है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक आते हैं। और जब फाइनल अकाउंट हम लोग सीखते हैं तो वहाँ हमारा प्राइम फोकस किस पे रहता था सर? ट्रेडिंग में रहता था, प्रॉफिट एंड लॉस में रहता था और बैलेंस शीट पे रहता था। तो पार्टनरशिप, देखो ये तो बिजनेस है ना। फाइनल अकाउंट आप अकेले बनाओ, अकेले आप बिजनेस करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो भी आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो भी आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कंपनी चलाते हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। बस उसमें क्या होता है, शेड्यूल 3 आता है, वर्टिकल फॉर्म में आता है, अलग पैटर्न पे आता है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट टू एग्जैक्टली नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, कंपनी और सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, विच एवर बिजनेस यू डू। तो बात आती है सर ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट पे। तो सर ये पीएल एप्रोप्रिएशन कहाँ से आ गया? देखो, जब हम 5 आदमी मिलके भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में रॉ मटेरियल तो खरीदते ही थे, जो पहले हम खरीदते थे। वहाँ भी वर्कर्स को हम वेजेस पेमेंट करते थे, यहाँ भी हम लोग पेमेंट करते हैं। तो सैलरी, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, सैलरी, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, प्लांट, जो पीएल की कैटेगरी में थे वो पीएल में रहेंगे, जो ट्रेडिंग की कैटेगरी में थे वो ट्रेडिंग में रहेंगे, जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमारे बैलेंस शीट में थे वो वहाँ रहेंगे। तो सर फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में हमको क्या सीखना है? सुनिए, जिस तरह से ट्रेडिंग से आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं वो चीज़ आज भी वही है, कल भी वही था। आप सोल प्रोप्राइटर करिए या पार्टनरशिप बिजनेस, आप पीएल से नेट प्रॉफिट निकालते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, वही रहेगा। बैलेंस शीट से आप फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रैक करते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप, सब कुछ वही मेंटेन होगा। बीच में एक चीज़ घुस जाता है यहाँ, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर ये क्यों घुसता है, क्या बात है इसमें? देखो, जब आप बिज़नेस करते हैं तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे वर्कर काम करते हैं, आपका एक स्टाफ रहता है तो उसको आप सैलरी पेमेंट करते हैं। आपके सेल्समैन होंगे, उनको आप कमीशन पे करते हैं, आप इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हैं। तो वगैरह वगैरह जो हमारे बिज़नेस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे ट्रेडिंग पे आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पीएल में आते हैं, तो उनको हम रिकॉर्ड वहाँ भी करते थे। लेकिन जब हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ डिड बनाते हैं। जब डिड बनाते हैं तो उसमें कुछ हम अग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस लिखते हैं। उस क्लॉजेस में एक सिंपल सा क्लॉज में उठा लेता हूँ वर्किंग पार्टनर का। सपोज करो ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, उसमें एक पार्टनर बी है जो वर्किंग पार्टनर है और ए जो है स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर आपने पढ़ा है थियोरेटिकली, वो पार्टनर जो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट कर देता है लेकिन बदले में काम में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वेयर एज वर्किंग कैपिटल वो पार्टनर होता है जो काम में पार्टिसिपेट करता है लेकिन कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। तो एज अ पार्टनर दोनों के कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होंगे बिजनेस से। जब मैं सारा दिन काम करूंगा तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बिजनेस मुझे मेरा रेम्यूनरेशन दे। उसी तरह जो पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो बंदा सोचेगा कि मैं कम से कम मुझे इंटरेस्ट तो मिले। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर जब बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट तो कमाएगा, उस प्रॉफिट को आपस में बांट ले। ज़रूरत क्या है ये सब सोचने का कि इंटरेस्ट मिले, सैलरी मिले, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको लोग ये सोचते हैं कि जो ये प्रॉफिट हम लोग पीएल से निकालते हैं इसी को ही ना ए और बी में बांट दो, झमेला ही खत्म हो जाए। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने का ज़रूरत क्या है? तो अगर पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है तो मेरे ख्याल से डिड बनाने का भी क्या ज़रूरत है? तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमको डिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डिड एक अग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स ताकि फ्यूचर में कभी भी किसी भी बात को लेकर आपस में कोई भी म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ये अग्रीमेंट को तैयार किया जाता है और इसमें लिखे हुए हर एक पॉइंट्स को ड्यूरिंग द ईयर या जब तक वो बिज़नेस चलता है पार्टनरशिप का उसको फॉलो किया जाता है। तो आप कभी भी किसी भी पार्टनर्स के राइट्स को या ड्यूटीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए एप्रोप्रिएशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हमारे कंपनी का फर्म का बनता है तो वहाँ से मुझे नेट प्रॉफिट तो मिल जाता है, लेकिन इस नेट प्रॉफिट को हम लोग डायरेक्टली पार्टनर्स में कभी नहीं बांटते। हम इस नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। सर एप्रोप्रिएशन का मतलब देखो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते वक्त स्टाफ को जो सैलरी दिया गया था
वर्कर को जो वेजेस दिया गया था वो सारे खर्चे ऑलरेडी रिड्यूस हो गए हैं, उसको बाद वर्ड आता है नेट प्रॉफिट, मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर ऑल द एक्सपेंसेस, वेदर इट्स अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सब कुछ रिड्यूस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो होता है नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन मतलब, अब सोचो जो पार्टनर ने मेरे यहाँ साल भर काम किया, जिसने पूरे बिजनेस को मैनेज किया, उसको हम सैलरी देते हैं, तो वो सैलरी और स्टाफ सैलरी, इट इज़ अ पार्टनर सैलरी एंड द स्टाफ सैलरी, बोथ हैव गॉट डिफरेंट मीनिंग। पार्टनर सैलरी जो होगा उसका अकाउंटिंग होगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो इसका मतलब है कि डिड में लिखी हुई हर एक क्लॉज का जो लेखा जोखा होगा वो होगा एप्रोप्रिएशन में। अगर कोई पार्टनर एलिजिबल है फॉर द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड द कैपिटल, और अगर हमारा कोई क्लॉज ऐसा था कि हर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा ऑन देयर अमाउंट इन्वेस्टेड, तो हम उनको इंटरेस्ट भी देंगे, हम उनको सैलरी भी देंगे, हम उनको कमीशन भी देंगे। तो ये सब चीज़ अगर हम देंगे तो देंगे कहाँ से? ऑब्वियसली फ्रॉम द प्रॉफिट। तो इसीलिए प्रॉफिट को पहली बार में कभी नहीं बांटा जाता। प्रॉफिट में से पहले हमारे पार्टनर्स को जो जो चीज़ हमने एग्रीमेंट में डिसाइड की थी वो सब चीज़ हमें उन्हें देनी होंगी। देने के बाद अगर प्रॉफिट बच जाए तो वो हम लोग क्या करेंगे, अग्रीड रेशियो में पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो यहीं से आपका ये कॉन्सेप्ट बना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब सीख ही रहे हैं तो उसके साथ आपको दो चीज़ें और सीखनी है, एक कैपिटल और एक करेंट। देखो पहली बात मैं आपको बता दूं, कैपिटल और करेंट का कन्फ्यूजन आप कभी मत रखना। देखो मैं बताता हूं, अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया, देखो एक बात है कि जब आप पीएल एप्रो बना लिए, किसको क्या मिल रहा है सब कुछ हो गया और नेट प्रॉफिट हमने बांट लिया, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। देखो कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन पहले मैं बना के आपको दिखाता हूँ, उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा पार्टनर कैपिटल और करेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। एज अ स्टूडेंट आपको पीएल एप्रोप्रिएशन किसी भी बुक में मिल जाएगा, उसका फॉर्मेट कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ किस लिए मैं ये बना रहा हूँ, ध्यान देना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं किसी भी पार्टनरशिप के लिए तो जस्ट आप दो कॉलम यहाँ बना लेना, ठीक है। ये हो गया कॉलम्स, क्लियर। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये रुपी है, ये रुपी है, ये पर्टिकुलर्स है, और ये रुपी है और ये भी रुपी है। अब आपको मैं समझाता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले आपको मिलेगा प्रॉफिट, तो आप उसको इधर लिखोगे एज अ पीएल नेट प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है, पीएल एप्रो जब करते हैं तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका माइनस शायद जिसका डिडक्शन प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं हुआ है तो कुछ खर्चे आप यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है मैनेजर्स कमीशन। हालांकि मैनेजर्स कमीशन जनरली हमको पीएल में ही चार्ज कर देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में पीएल अलग से बनाना नहीं है तो आपको उसको यहीं से माइनस करना होगा। कोई रेंट टू अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का ही प्रेमिसेस अगर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर बिजनेस, दैट पार्टनर इज एलिजिबल टू गेट रेंट अगेंस्ट देयर प्रेमिसेस, तो ये रेंट भी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यूज आवर एक्सपेंसेस दैट हैज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द पीएल। सिमिलरली वी हैव टू डिडक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, so we have taken a loan from any partner or any bank, this have to be deducted from the net profit so that we can get the exact correct net profit for our business। अब देखो क्या होता है, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचो, अगर रेशियो अगर ये लिखा हुआ है डिड में कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, so if they are getting interest on capital as per the deed, so this will be regarded as an expense for the firm, so expenses are always recorded on the debit side of any account। The similar funda again use here just like we have used in PL and the trading। Now if any partner is eligible to get salary, therefore again salary is becoming an expense from the firm's point of view, this has to be debited in the PL appropriation account। Similarly if we providing commission to any partner for his selling effect or he has affected the sale of the firm, therefore he also getting commission। Similarly if firm has decided to create a reserve, a part of profit for the further use or for the future use, this has to be debited in the profit and loss appropriation account। Okay, similarly if partner has drawn from
business any amount of drawing that is for their personal purpose, then they have to give interest to the firm, and that interest will be regarded as an interest on drawing, and that interest will be considered as an income from the firm's point of view. So here we have taken an example that two partners A and B who have agreed to share profit and loss in any agreed ratio have decided to start a business. So these are the clauses which has been given in the agreement, and these have to be followed while preparing the PL. So यही बात मैं आपको बताने जा रहा था कि सोचो अगर हमने प्रॉफिट 1 लाख का कमाया तो बस वो 1 लाख तुरंत A और B में नहीं बांट सकते। उस 1 लाख में से पार्टनर्स को बहुत कुछ अलग से मिलेगा। देखो एक्चुअल है क्या बात, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो तो ये 1 लाख रुपया है प्रॉफिट का फॉर एग्जांपल, तो ये 1 लाख में से हम इसको ये दे दिए, इसको ये दे दिए, फिर बचा हुआ प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट बचा हुआ रहेगा या जो भी लॉस होगा, कभी डेबिट ज़्यादा कभी क्रेडिट, तो ये जो प्रॉफिट होगा इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट हैज़ टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, दैट इज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड दिस प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज एन डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन द अग्रीड रेशियो। तो चलिए मैं ये बांट दिया, बांट के उनको रेशियो में भी बांट दिया, उनको प्रॉफिट भी मिल गया। तो सर 1 लाख रुपया से बिजनेस जो प्रॉफिट हमने कमाया था, हम फाइनली ये देखें, सपोज करो कि यहाँ अगर 20 है, यहाँ अगर 30 है, यहाँ अगर 40 है, सपोज यहाँ अगर 1 लाख आता है, यहाँ अगर 10,000 आता है, तो आप देख रहे हैं कि 1,10 सर यहाँ लिख दिए, 1,10 आप यहाँ लिख दो और यहाँ पे आप माइनस कर दो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, तो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 10,000। तो आप तो शुरू में अगर ये फंडा ना जाने तो 1 लाख रुपए ही पार्टनर में बांट देंगे, चलो भाई अपने अपने घर चलो। लेकिन जब आपको ये पता चला कि एक्चुअल में प्रॉफिट बांटना कितना है, सिर्फ 10,000, लेकिन इसका भी एक सिंपल सा बात है, इस 1 लाख को बांटिए या 10 को बांटिए, ये 40, 30, 20, 10 ये भी जो गए हैं वो पार्टनर्स के हाथ में ही गए हैं। तो कहने का मतलब है पैसे पार्टनर्स को ही मिलेंगे, बस इस 1 लाख को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। पहले हमको इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, जो जो खर्चे अभी भी फर्म के हैं फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, अल्टीमेटली these are the incomes of the partners, but as an expense we have to enter this entries on the debit side of PL account, और जो remaining profit लास्ट में बचेगा that will be considered as a divisible profit, and partners are eligible to get the share of profit only part of the divisible in their agreed ratio। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इसीलिए हम PL एप्रो बनाते हैं, जहाँ पे हम पहले ये समझते हैं कि कैसे प्रॉफिट को अलग अलग हिस्सों में बांटकर डिविजिबल को बांटा जाता है। अब ये फॉर्मेट तो आप लिख लेंगे। अब जो बात मैं करता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, देखो अब क्योंकि ये PL एप्रोप्रिएशन तो मैंने फर्म्स व्यू से बना दिया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कौन सा आइटम आपको कहाँ लिखना है। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट। देखो जब आप एक बिज़नेस को शुरू करते हैं तो काफ़ी पैसे लगा के करते हैं, तो आप कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो हमारे सिलेबस में कैपिटल अकाउंट 2 तरह के हैं, वन इज़ द फिक्स्ड, द अदर वन इज़ द फ्लक्चुएटिंग। ध्यान देना। तो अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि हमारा जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगा, अब सर इसका मतलब क्या फिक्स रहेगा, सोचो A और B 2 पार्टनर्स थे, उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया 1-1 लाख रुपए से। अब आप भी जानते हैं कि पूरे साल जब आप बिज़नेस करेंगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर गोइंग टू गेट प्रॉफिट और लॉस, 2 में तो एक होगा सर, होगा, और उसका सीधा असर आपके कैपिटल पे पड़ेगा। अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, आपने अगर लॉस इनकर कर लिया तो आपका कैपिटल घट जाएगा। तो और भी बहुत सारे आइटम है, अगर आपने सैलरी मिला, आपको कमीशन मिला, आपको इंटरेस्ट मिला, तो आपके इनकम बढ़ रहे हैं, तो आपका पूंजी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि साल भर की एक्टिविटीज़ को कहीं तो रिकॉर्ड करोगे, कहीं तो रिफ्लेक्शन होगा कि बंदे का प्रॉफिट बढ़ा, कैपिटल बढ़ा या घटा, तो कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो करते हैं कैपिटल। तो अगर ये पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वी हैव टू मेंटेन आवर कैपिटल एज अ फिक्स्ड कैपिटल, मतलब आप भैया 1 लाख लगाए थे, सर मेरा तो 1 लाख लगाया था, मुझे साल में इसको 1 लाख ही देखना है, ठीक है भाई देखना है, तो उसके लिए आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो सर कैपिटल अकाउंट बना लो, जहाँ पे तो ये 1 लाख था, 1 लाख ही रख लेना है, ठीक है, और दूसरा क्या बनाएंगे सर, करेंट अकाउंट। सर करेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपके साल भर की एक्टिविटी कहीं तो रिकॉर्ड करोगे, लेकिन जहाँ पे पार्टनर्स को कोई टेंशन नहीं है, इफ़ दे आर विलिंग टू डिस्टर्ब देयर कैपिटल,
if they are willing to record all the activities in a single account, then we have to prepare only one account, that is partner capital. तो कैपिटल और करेंट का अगर मैं फॉर्मेट आपको लिखा दूं तो कैसा रहे, आप समझ जाओगे। देखो सिंपल सा फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल का, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप 12th का अकाउंटेंसी करें काफ़ी सीरियसली करें और टी.एस. ग्रेवाल बुक ज़रूर फॉलो करें, वन ऑफ द रिकमेंडेड बुक फ्रॉम ISC, और बहुत ही क्लासी सम्स उसमें रहते हैं, ठीक है। आप अपने मन से कोई भी बुक फॉलो करें, बट मेरा अपना पर्सनल सजेशन है यू शुड फॉलो टी.एस. ग्रेवाल इन एनी अदर बुक, उसके सम्स आप ज़रूर सॉल्व करना। तो अगर पार्टनर कैपिटल बनाते हैं तो वी स्टार्ट विथ बाई बैलेंस BD इन केस द बिजनेस इज़ ओल्डर, मीन्स अगर पहले से ही बिजनेस काफ़ी सालों से चल रहा है तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस को आप यहाँ लिखोगे। अदरवाइज आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं देन वी कैन राइट हियर बाई कैश और बाई बैंक, विच एवर इज़ ऑफ चॉइस, ये आप लिख लो। फिर इसमें आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई कैश इफ़ एनी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर। और यहाँ लिखोगे टू कैश इफ़ एनी कैपिटल विड्रू, अगर कैपिटल विड्रू है, ड्राइंग से मिक्स मत करना, क्वेश्चन में बोला रहेगा कैपिटल विड्रू, बस ये दो एंट्रीज यहाँ पर होंगी और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, और जो ये आएगा माइनस करके ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट वन इज़ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सी पार्टनर करेंट अकाउंट के बारे में सर क्या बताएं, पार्टनर्स करेंट में आप सब कुछ रिकॉर्ड कर देंगे एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे, उसी चार्ट्स पे बनाओ जैसे आपने कैपिटल बनाया। स्टार्ट्स विथ बाई बैलेंस BD, यहाँ पे बैलेंस BD सर क्या होगा, ओपनिंग करेंट बैलेंस। तो आपको ओपनिंग करेंट बैलेंस ना कभी कभी डेबिट और कभी कभी क्रेडिट नज़र आएगा, तो अगर डेबिट नज़र आए तो इस तरफ आ जाना। सर डेबिट क्यों होगा, आपको मैं समझाता हूँ, सुनो। कभी कभी ऐसा होता है कि साल भर की एक्टिविटी के बाद ऐसा नज़र आता है कि पार्टनर्स को लॉस हो गया या पार्टनर से ज़्यादा पैसे निकाल लिए बिजनेस से, तो उनका कैपिटल कभी कभी डेबिट हो जाता है। तो इसको लेके कोई ऐसा डरने का बात नहीं है, कैपिटल नहीं सॉरी करेंट अकाउंट डेबिट हो सकता है, ठीक है। कभी कभी तो कैपिटल भी डेबिट हो जाता है कि ज़्यादा विड्रू कर लिया भाई पार्टनर। और जो आपके बिजनेस फर्म के खर्चे थे, याद है आपको, इंटरेस्ट, सैलरी, हेडिंग दे देना PL एप्रो, या PL एप्रो लिख के सब उसके नीचे लाइन से आप लिख देना जो आप लिख रहे हैं, कमीशंस, ठीक है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जो आपको मिलने वाला है, PL एप्रो के अंदर में सब आ जाएगा। आप यहाँ हेडिंग दे देना बाई PL एप्रो, उसके नीचे सब लाइन से लिख देना। ड्राइंग्स आप यहाँ लिख देना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्लियर है बस, और क्लोज कर देना। और जो क्लोज करने के बाद आएगा वो हो जाएगा आपका टू बैलेंस CD। ये एक बेसिक फंडा है, बेसिक रूल्स है। तो जब आपको बोलेगा फिक्स कैपिटल बनाइए तब आप ये दोनों बनाइएगा, जब आपको बोलेगा फ्लक्चुएटिंग बनाना है तो आप सिर्फ कैपिटल, तो सर कैपिटल में सिर्फ ये होगा, नहीं, उस वक्त ये दोनों अकाउंट मर्ज हो जाएंगे और इसके भी जो आइटम है सब यहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे, ये भी उठ के सब यहाँ, और मर्ज होके एक ही अकाउंट बनेगा, डेट इज़ कैपिटल। तो बेसिकली आपका जो PL एप्रो का बेसिक क्लास है, क्यों बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कहाँ क्या रिकॉर्ड करते हैं, वो सब कुछ इसमें आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा छोटे छोटे PL एप्रो के कैलकुलेशंस।